साथ भावना त्रिपाठी रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काचवा रोड नहर स्थित सूर्य मंदिर में माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। खबर करनाल से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूर्य मंदिर में पूजा की और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल दौरे पर रहे। आज करनाल में शीश नवाने के लिए आया और रात यहाँ भगवान सूर्य नारायण की गुणगान, यहाँ जगराता महामाई का और भगवान सूर्य नारायण का पूरा रात गुणगान हुआ है। और अभी झंडा की रस्म भी अदा मैंने सुबह सुबह यहाँ की है। मैं सभी को भगवान सूर्य नारायण के इस पवित्र इसके 22वें स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ के जो अनुयायी हैं, जो छठ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी हैं, एक जबरदस्त काम यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ। छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी बीच कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि छठे चरण के लिए नामांकन 29 अप्रैल से नामांकन शुरू हुए थे, जो 6 मई तक चलेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा की पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने दावा किया है कि रोहतक सीट पर ही नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। वही समय दूर नहीं है जब कांग्रेस गठबंधन प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। बता दें कि गीता भुक्कल कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाने के दौरान मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बुद्धिराजा के भगोड़े मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि बुद्धिराजा को 7 मई से पहले पंचकुला कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। लंच से पहले तो बहस सुन के जस्टिस साहब ने डिसमिस कर दी थी उसकी पिटीशन, लेकिन लंच के बाद उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की, जी मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, तो मेरी पिटीशन मेरिट पे सुनी जाए। तो इसलिए जज साहब ने 7 तारीख लगा दी उसकी पिटीशन में। क्या मामला था सर, ये पूरा किस चीज को लेकर? असल में उसमें क्या था, वो 30/7/2022 को उनके नॉन बेलेबल वारंट हो गए थे, क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तो वो 30/7/2022 वाला ऑर्डर उन्होंने 22/11/2023 को इस माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी उसके खिलाफ पिटीशन, जो डिसमिस हो गई थी उसी दिन। कोर्ट ने उनको कहा कि आप सरेंडर कीजिए, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फरीदाबाद में बीती रात एयरफोर्स रोड से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि महिला पर चाकू और ईंट से हमला किया गया है। महिला डबुआ कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। मामले में पीड़ित महिला मधु ने बताया कि बीते दिन गली के किसी व्यक्ति और आरोपी के बीच फोन पर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गली के युवक ने मधु से सहायता मांगी। मधु ने उस समय आरोपी को समझा दिया, लेकिन शाम को जब मधु अपने बेटे के साथ कुत्ते को घुमाने के लिए एयरफोर्स रोड पर जा रही थी, तभी आरोपी के साथ लगभग 10 से 15 लोगों ने मधु पर हमला किया, जिसमें से एक ने चाकू से जान लेने की कोशिश की।
खबर पृथला के गांव सहराला से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जीजा ने अपने ही साले को चाकू से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक पत्नी अपने पति से परेशान होकर मायके आई हुई थी, जिसके बाद पति अपने पत्नी को लेने के लिए आया था। घर वालों ने पत्नी को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद पति ने ये कदम उठाया। रीना, जो मृतक है वो क्या लगता है आपको? भाई। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे पति ने चाकू मारा था। क्यों मार दिया, क्या बात थी? वो मेरा झगड़ा हो गया 2 दिन पहले। वो रिश्ता के चला गया था, रात भाई को देखने के लिए आया था। झटक करे ना बहाने से आया धोखे से। उसके भाई भैया छोड़ के गए थे पुल पे। मैं टॉयलेट करने के लिए चली गई, मेरा भाई अंदर चले गया। फिर उसने पीछे से आकर चक्कू गला काट दिया मेरे भाई का। आपके हस्बैंड ने? हाँ। बस इतनी सी बात के हाँ। ऊपर चक्कू मार दिया? इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? नहीं। अच्छा, तो फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हम राममती है। राममती जी, क्या हुआ? आपके बेटे का नाम क्या था, कितनी उम्र थी और कैसे हत्या हुई? मेरे बेटा की 27 साल उम्र। नाम क्या था? कुसुमपाल। तो कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे जमाई मेरे बेटा से पहले कलेश राखे हो बेटी से। बहुत ज्यादा कलेश राखे हो, तलाक खूब कहते हो। मेरे बेटा ने कहते कि तुम पे नाराज की जा तो मैं राग लगाऊ, मैं खवा दूंगा। बहन मेरी है। तो फिर न्यू कहे कि ये गलत फैमिली समझे हो। सब जिससे बोलती मेरी लड़की, इसने उसका बदला लेके मेरे बेटा का गर्दन काट दिया। ये जी दोनों जीजा साले हैं। जो कुशलपाल है जो मरने वाला है, इसका जीजा जगदीश जो खोसी के पास गांव है, वहां का रहने वाला है। इसके 4 बच्चे हैं। जो ये एक शराबी किस्म का आदमी था, अपनी पत्नी को पीटता था। सराले में एक पाइप फैक्ट्री है, उसमें नौकरी करते थे। तो ये ले जाने की जिद कर रहा था, ये भेज नहीं रहे थे लड़की को। इसी बात को लेकर इनमें तकरार होगी और इसने अपने साला का जो उसको चक्कू गर्दन में चक्कू मार दिया। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए मुखियाओं को निर्देश जारी किए। स्कूल के आसपास कोई भी संदेशजनक वस्तु या गतिविधि होने का आभास होने पर उसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर कॉल कर संबंधित पुलिस अधिकारी को दें। इसके साथ ही स्कूल के बस चालकों को भी हिदायत दी है कि बसों में स्कूल आने जाने वाले सभी विद्यार्थियों को स्कूल परिसर के अंदर ही बस में चढ़ाया और उतारा जाए। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बहादुरगढ़ में जूते चप्पल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ऑफिसर रविंद्र कुमार ने बताया कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन दूसरी फैक्ट्री में अभी भी भीषण आग लगी हुई है। फायर स्टेशन पे बैठा था मैं, तो हमारे पास 10:53 पर मैसेज आया कि भाई HSIDC सेक्टर 17 में प्लॉट नंबर 241 में आग लगी है। तो साथ के साथ एक मैसेज और आया कि जी 218 में भी आग लगी है। दो फैक्ट्रियों में आग लगी है। तो हम जैसे मैंने पहले एक गाड़ी को निकाला, फिर मैं दूसरी गाड़ी खुद लेके आया हूँ और आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 218 की तो आग बुझा दी हमने, पर 240 की अभी बाकी है और उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंबाला में ओसीज ग्रुप की शराब फैक्ट्री के 2 इथेनॉल टैंकों में आग लग गई। इसके बाद अंबाला और आसपास के इलाकों से दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गईं। लेकिन टैंकों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से आग बुझाने में दमकल को काफी दिक्कतें आईं। हालांकि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। वहीं दमकल विभाग का कहना है कि आग को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने में अभी समय लगेगा। आग की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में मदद की। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। नौ बजे हमें सूचना मिली कि हमारे जगवाड़ में ओसीएस फैक्ट्री है जिसमें शराब बनती है, वहाँ पे आग लगी थी, जिसमें मौके पे पहुंचे हैं और हमने कंट्रोल रूम को सूचित किया और फायर ब्रिगेड को मौके पे बुलवाया, जिसमें 5 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में लगी हुई है और किसी की जान की कोई ऐसी अभी कोई हानि नहीं है, अभी सुरक्षित है यहाँ पे लोग। और आग पे काबू भी पा लिया है, लेकिन अभी 2 ड्रम है क्योंकि उसके अंदर जो एथलोन है उसमें कम से कम 2.5 लाख लीटर एथलोन भरा हुआ था, जिसको जो अभी मतलब काफी काबू पा लिया आग पे और कोई जान माल की भी कोई हानि नहीं है यहाँ पे। में जो है इथेनॉल के टैंकों में आग लग गई है, तो हमने जो है 3 गाड़ियां अम्बाड़ा सिटी से, 2 गाड़ी नारायणगढ़ से और 3 गाड़ियां जो है अम्बाड़ा सदर से बुलाई है और 1 गाड़ी अलीपुर बरवाड़ा पंचकूला से बुलाई है। 2 घंटे से कड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि फोम के टैंक ज़्यादा, ये जो इथेनॉल के टैंक हैं ऊँचे हैं काफ़ी, फोम प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहा है। धीरे धीरे जो है आसपास के टैंक भी बचाने हैं और ये आग भी बुझानी है, तो टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा अभी आग बुझा। हिसार में रंजीत चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल सहित कार्यकर्ताओं के साथ लघु सचिवालय में नॉमिनेशन किया। बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला सुशीला भवन में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। सभी लोग पैदल मार्च करते हुए हिसार के लघु सचिवालय में पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल मौजूद रहे। खबर हिसार से है, जहां रंजीत चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। कार्यकर्ता हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। खबर हिसार से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला ने अपना नामांकन भर दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल मौजूद थे। एक बात देखते हैं, आज भारत चीन सीमा पे पाकिस्तान एक तरफ है और देश को बड़ी मजबूत सेना की आज आवश्यकता है, जो हम गाजा में देख रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं। आप मुझे एक बता दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब वहाँ सब जगह नए हथियार दिए हैं। 0- टेम्परेचर में हमारे फौजी अपने बढ़िया हथियार लेके बैठे हैं। वो पूछा, उनके बच्चे घर में खुश हैं। आज देश में क्या उन हालात में राहुल गांधी देश को बचा लेगा? मोदी बचा सकते हैं देश को? लोग इन बातों को देखते हैं। लोग देश की स्टेबिलिटी, लोग सार्वभौमिकता देश की देखना चाहते हैं। तो कैसे देखते हैं चुनाव को? आज जैसे हिसार के लोग, बाकी पूरे हिसार लोकसभा के लोग आए हुए हैं, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ आई हुई है, इस वजह से तो लगता है कि सब लोग चाहते हैं कि रंजीत चौटाला सब लोग उनका अपना प्यार देने के लिए आज इतने इकट्ठे हुए हैं भारी संख्या में। कुरुक्षेत्र में क्या मानते हैं, वहाँ भी कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला होता जा रहा है नवीन जिंदल के साथ? क्योंकि जैसा भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ लोग होंगे वहाँ मुकाबला तो होगा, तो मुकाबला है, लेकिन बीजेपी का बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ। और नवीन ने खुद बहुत अच्छे काम किए हुए हैं 10 साल पहले। 10 साल बीच में नहीं थे, लेकिन 10 साल पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो लोग उनके काम को देखकर फिर से उनको याद कर रहे हैं। हिसार लोकसभा से हमारे लोकसभा के कैंडिडेट श्री रंजीत सिंह चौटाला, इन्होंने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और मुझे भी इनके नॉमिनेशन पत्र में यहाँ दाखिल करने के समय पर उपस्थित में रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रकार से, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शहर के और पूरी लोकसभा क्षेत्र के बहुत से लोग
नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराने के लिए अपनी यात्रा निकाल करके अभी आ रहे हैं। थोड़ा लंबा जुलूस था, क्योंकि मुहूर्त के समय पर इनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, इसलिए जल्दी से इनको बीच में से ला करके आया है। वापस शोभा यात्रा में जाकर शामिल होंगे और हजारों की संख्या में सारे इतने सैकड़ों वाहनों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पता ही नहीं था कि कांग्रेस गुरुग्राम से प्रत्याशी उतारेगी भी या नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज बब्बर के आने से परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी के पक्ष में एक तरफा परिणाम रहेगा। देखो, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कसौला चौक के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया है, बीसीओ गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, बीसीओ गांव की पगड़ी यहाँ पर आई है और सबने छत्तीसवादी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। फिल्म अभिनेता को यहाँ से आपके बराबर उतारा है, नुमाइंदगी दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारा तो ही कांग्रेस ने। अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं, तो वहीं चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। खबर झज्जर से है, जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बादली हलके के कई गांव में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करीब 19 सालों के कार्यकाल में लोगों ने उनका काम भी देखा और उनका आचरण भी देखा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का हब बनाने के लिए बारसा एम्स 2 और ऐसे कई काम पूरे कराकर इन्हें शुरू भी करा दिया। लेकिन 2014 में सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने बारसा एम्स 2 के बचे हुए 10 संस्थानों के काम में रोड़ा अटका दिया। फर्क ये है, देखो फर्क ये है, अपने इलाके में राज का इतना फर्क है। मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब 10 साल में एक दिन आए बादली, पिछली 5 साल में दोबारा आए नहीं। 10 साल बड़ा लंबा समय होता है किसी के जीवन में। मुख्यमंत्री रहे आए नहीं और अब करनाल से लड़ रहे हैं। आप उलाना भी देने जाओ तो कहां जाओ 10 साल में। और हमारी भी सरकार है, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा साहब तो एक हफ्ते में एक बार आया करते और मैं समझता हूं मैं तो हर रोज आपके बीच में रहता था। ये एक फर्क है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लोकसभा सीट से इनेलो उम्मीदवार के तौर पर अभय चौटाला ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सुखबीर बादल भी साथ में मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है और आरोपी सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो शाम तक पार्टी कानूनी कार्रवाई करने के लिए जाएगी। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि देश में एक और नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जिसकी हवा निकाली जनता ने थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस 400 पार वाले नारे का भी यही हश्न होने वाला है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राहुल फाजिलपुरिया जी के नामांकन के लिए जनसभा का आयोजन हुआ और अब जुलूस के तौर पर हम सब मिलकर जो गुड़गांव में परिवर्तन की एक चाह, उसमें अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करेंगे। और गुड़गांव चाहता है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियों का लंबे समय से कब्जा है,
इस कब्जे को छुड़वाकर युवा सशक्त नेतृत्व जो गुड़गांव का लंबे समय तक विकास में सहयोगी बने, उसको चुनने का काम करे। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये परिवर्तन सभी 2400 बूथों पर, सभी 1200 गांव और शहरों के प्रत्येक वार्ड के अंदर। सहायक रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम कृष्ण कुमार के निर्देशन और खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में गुहला क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि गुहला क्षेत्र में 104 वृद्ध वोट हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। क्षेत्र में 20 से ज्यादा बुजुर्गों को सम्मानित कर वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा चुका है और आगे की प्रक्रिया जारी है। नमस्कार सर। वैसे सम्मान करने की हमारे अंदर हैसियत तो नहीं है। हम बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाने के लिए और बढ़ाते हुए उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की ये मुहिम चलाए हुए हैं। और हमारे चुनाव आयोग का ये प्रयास है कि 100% मतदान हो और ऐसे बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते या 100 साल से ज्यादा की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लेने के लिए हैं। आज हम माताजी के पास पहुंचे हैं और माताजी 104 वर्ष की आयु जो है वो हासिल कर चुकी हैं, स्वस्थ हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब ऐसे बुजुर्गों से सम्मान मिलता है। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में उतरकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तो वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। लोकसभा क्षेत्र के गांव और शहर में आरती राव जनसभाएं कर रही हैं। गुरुवार को इसी कड़ी में गुरुग्राम के मदनपुरी में आरती राव चुनावी प्रचार करने पहुंची और राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही मोदी सरकार के विकास कार्य और गुरुग्राम लोकसभा में विकास कार्यों को लेकर जनता को संबोधित किया। आरती राव के कई कार्यक्रम हुए, जहां भी वो पहुंची वहां जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। आरती राव ने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज बब्बर बाहरी उम्मीदवार हैं और राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से ही हैं और एक बेहतर उम्मीदवार हैं। भरपूर प्यार और जोश है लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेके, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके और हमारे उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी को लेकर, तीनों के लिए बहुत जोश दिख रहा है। कांग्रेस ने अभी हाल ही में राज बब्बर की घोषणा की है, लोग बाहरी बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? जी, वो तो सच्ची बात है, उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। वो मुंबई से आए हैं, पिछले इलेक्शन वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे, तो मैं नहीं समझती कि एक हरियाणवी है अपने खून से, अपने परिवार से, अपने हिस्ट्री से, और एक बाहर से आए हैं। मेरे को लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं आज के दिन गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है भारत के विकास के लिए। आरती जी, मुद्दे क्या रहेंगे आपकी बात? जी, मुद्दे वही हैं, विकास कार्य करने हैं जो छूट गए हैं। विकास कार्य ऐसे होते हैं जो पहले भी होते हैं, बीच अभी भी हो रहे हैं, और आने वाले अपने लोगों को वो बस अपने लोगों के लिए जितना काम कर सकते हैं राव साहब जरूर करेंगे। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।